नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमारा जो चल रहा था चैप्टर, हम लोग पढ़ रहे थे संघीय शासन व्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? संघीय शासन व्यवस्था। क्या होती है संघीय शासन व्यवस्था, क्या होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने देखा। राज्य पुनर्गठन देखा, किस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने राज्य पुनर्गठन का रूप लिया, किस तरह से भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था का चौथा वीडियो है। आइए इसमें क्या देखते हैं। तो इसमें है बच्चों, इसमें है आपका संघ राज्य संबंध। क्या है? संघ राज्य संबंध। मतलब क्या? जो केंद्र है, संघ का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? संघ का मतलब समझेंगे केंद्र, और राज्य का मतलब क्या हुआ? जो राज्य है। ठीक है, राज्य मतलब क्या? बिहार, ठीक है, बंगाल, आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य। तो किस तरह केंद्र और राज्य का संबंध भारत में कैसा है, कैसा है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य का संबंध, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये जो संबंध है इसको हम लोग तीन प्रकार से देखेंगे। कितने? तीन प्रकार से। एक विधायिक संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। इन तीनों मैटर्स में, इन तीनों फील्ड में किस तरह से विधायिका में राज्य और केंद्र एक दूसरे के बीच सत्ता का बंटवारा करते हैं। क्या क्या विधायी शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास हैं, कौन कौन सी विधायी शक्तियां राज्य के पास है। ठीक है। प्रशासनिक संबंध में उसी तरह से, प्रशासन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सब बताइए। प्रशासन का मतलब होता है किसी भी चीज को सही ढंग से करना, वही प्रशासन कहलाया। जैसे आप देखते होंगे, इसको बोला जाता है ये एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में, अंग्रेजी में से एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो मान लीजिए आप कोई भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं या कोई देश चला रहे हैं, तो हर एक छोटे से छोटे संस्था और बड़े से बड़े राज्य और देश तक में भी अगर वहाँ सुचारू रूप से कार्य करना है तो वहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो क्या क्या राज्य प्रशासन बनाता है अपने सीमा क्षेत्र में कि उससे राज्य का चालन सही से हो? क्या क्या केंद्र ऐसी प्रशासनिक कानूनों का निर्माण करता है जिससे जो संपूर्ण देश है वो सही से चल पाए। ठीक है, ये देखेंगे। अगला विधायी संबंध। कि विधायी का मतलब वित्तीय, सॉरी वित्तीय संबंध। वित्तीय का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अर्थ से संबंधित, यानी क्या? पैसे से संबंधित। किस तरह से किस तरह से राज्य और केंद्र एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वित्तीय रूप से। कि कौन से कर राज्य के पास होते हैं, कौन से कर केंद्र के पास होते हैं, कौन से करों का को जमा करता है राज्य, कौन से करों को केंद्र जमा करता है। ठीक है, ये सब देखेंगे। किस तरह से जो है केंद्र राज्य को अनुदान देता है, ये सब चीज देखेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा पहला है विधायी संबंध, वो देखते हैं। विधायी संबंध। भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्य के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। किसके बीच? संघ एवं राज्य, यानी केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप संघ एवं राज्यों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किन किन विषयों पे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीन प्रकार की सूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख मिलता है। तो संघ सूची पे कानून कौन? केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पे राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पे केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है विधायी संबंध में? कि इस विभाजन के फलस्वरूप संघ एवं राज्यों को कुछ कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कुछ विषय पे केंद्र बनाएंगे, कुछ पे राज्य बनाएंगे और कुछ पे दोनों को ही साथ मिलकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो केंद्र संघ सूची में केंद्र और राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों। ठीक है, चलिए आइए। कहता है कि भले ही भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा किया गया है, परंतु
भारत में ऐसी संघीय शासन व्यवस्था है जहां केंद्र की प्रधानता है। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि भले ही भारत में जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसको अलग अलग स्तरों पे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है, लेकिन जब प्रधानता की बात आती है, सुपीरियॉरिटी की बात आती है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, केंद्र या राज्य, तो उस समय कौन जीत जाता है बच्चों? भारत में उस समय केंद्र की प्रधानता होती है, यानी केंद्र बाजी मार लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी मोर पावरफुल कौन होगा? केंद्र होगा। उसी क्रम में कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों से हम लोग समझेंगे कि किस तरह जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा ज्यादा पावर रखता है अपने पास। ठीक है, विधायी संबंध में पहला पॉइंट, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध की स्थिति में संघीय कानून को मान्यता मिलती है। समझिएगा, संसद ये कहां होता है? केंद्र में। और राज्य विधानमंडल ये कहां होता है? राज्य में। संसद कहां हुआ बच्चों? ये हुआ आपका केंद्र में, ये हुआ आपका केंद्र में। और राज्य विधानमंडल कहां हुआ? ये हुआ आपका राज्य में। कहां हुआ? राज्य में। ठीक है, तो संसद केंद्र में और राज्य विधानमंडल राज्य में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, जब संसद कोई नियम को बनाए, यानी केंद्र कोई नियम को बनाए, और जब विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य कोई नियम को बनाए, तो दोनों नियमों में अगर कभी मतभेद हो या विरोध की स्थिति पैदा हो, तो उस समय संघीय कानून को मान्यता मिलती है। मतलब क्या? जो कानून केंद्र के द्वारा बनाया गया है उसे मान्यता मिलती है। समझिए बात, फिर से समझिए कि कोई कानून केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है, और कोई कानून राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि जो एजुकेशन है, अभी 8वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 8वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो जब केंद्र सरकार कोई नियम बना रहा, मान लीजिए केंद्र सरकार नियम बना रहा है कि 10वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाए, 10वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए, जैसे सरकारी स्कूल में फ्री में 8वीं तक मिलता है। आप देखते होंगे 8वीं तक नामांकन में या किसी प्रकार का कोई भी धनराशि, कोई भी पैसा, कोई भी फीस आपके सरकारी स्कूल में नहीं लिया जाता है। लेकिन 8वीं के बाद जब आप 9वीं में एडमिशन लीजिएगा तो कुछ पैसा लिया जाता है, फीस लिया जाता है। 10वीं में कुछ फीस लिया जाता है, यानी 8वें वर्ग तक आपकी शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, अब उस पर कोई प्रावधान बन रहा है कि केंद्र सरकार बोल रही है 10वीं तक को निःशुल्क किया जाए, और राज्य सरकार बोलेगी नहीं 8वीं तक ही निःशुल्क रहेगा। तो दोनों के विचार में मतभेद हुआ। ठीक है, दोनों का विचार एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो गया। तो इस स्थिति में जो केंद्र सरकार का कहना है कि 10वीं तक का निःशुल्क शिक्षा हो, वो क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा, और किसको मान्यता मिल जाएगी? केंद्र सरकार की नीति को। मतलब जो 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा वो 10वीं तक हो जाएगी, और वहां राज्य की जो नीति है, राज्य सरकार की जो मान्यता है कि 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा रखे, वो रद्द हो जाएगी। समझ गए? नेक्स्ट, संघ के पास अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। समझिएगा, अवशिष्ट सूची क्या होती है? सर इसके पहले स्लाइड में जैसे हम लोगों ने देखा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में केंद्र, राज्य सूची में राज्य, और समवर्ती में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना केंद्र सूची में है, सॉरी ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है। तो वैसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, अलग हैं, उन विषयों पे अधिकार किसको होगा कानून बनाने का? केंद्र को। तो फिर केंद्र ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, कुछ विषय जो उनके क्षेत्र सीमा से बाहर हैं, जो अवशिष्ट सूची में है, उस पे भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सूची, केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। राज्यसभा, ये राज्यसभा कहां होती है? केंद्र में। इस केंद्र में संसद होता है। क्या होता है? संसद। क्या?
संसद, सॉरी, केंद्र में क्या होता है? संसद होता है, केंद्र में संसद होता है, ठीक है। इस संसद के दो सदन होते हैं, कितने सदन? दो सदन। एलएस मतलब राज्यसभा और आरएस मतलब, सॉरी, एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा कहाँ का हुआ? केंद्र का, ठीक है। तो राज्यसभा यानी केंद्र, अगर केंद्र को ये अधिकार है कि यदि किसी विषय पे, कोई भी मैटर पे, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए शिक्षा, जो ये कृषि, कृषि है राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का विषय है। तो जो किसान है उनको क्या है? किसान लोन माफ करने की बात की जा रही है। मान लीजिए कि कोई कानून लाया जा रहा है, उसमें किसान लोन को माफ करने की बात कही जा रही है, और ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। हर एक राज्य पे निर्भर करता है, राज्य सूची का विषय। तो यदि के राज्यसभा में 2/3 बहुमत, यानी जितने सदस्य हैं उसका 2/3 लोग ये बात को मान लेता है कि हाँ, किसान का जो कर है वो उसको माफ कर दिया जाए, तो उसी बात को माना जाएगा, और वो जो कृषि है वो राज्य सूची से हटके राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाएगा। तो उस पर अधिकार कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो यहां भी देख लिए किस तरह अगर केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य सूची के विषय को क्या किया जा सकता है? केंद्र सूची के विषय में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश। जहां विधानसभा नहीं है उन प्रदेशों के लिए केंद्र के लिए कानून बनता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि उन केंद्र शासित प्रदेश, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जैसे आपका पुडुचेरी, ठीक है, आपका दिल्ली, आपका चंडीगढ़, ठीक है। इन जैसे कुछ कुछ जगहों पे क्या है? वहां विधानसभा है, ठीक है। तो उन जगहों पे क्या है? वहां तो वहां के विधानसभा कानून बनाएगा। लेकिन जिन प्रदेशों में विधानसभा, सुनिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है। तो यहां भी देख लिए कैसे केंद्र सरकार हावी हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। कहा आता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू होने पर केंद्र की प्रधानता। देखिए, जब आपातकालीन स्थिति हो, यानी जब नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी जब घोषित हो जाती है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं, और उनके पास सभी शक्तियां आ जाती है। जैसे किसी राज्य में सरकार गिर गई तो वहां का शासन कौन करेगा? वहां पे कोई भी बहुमत में सरकार नहीं है, तो वहां पे शासन कौन करेगा? वहां पे शासन केंद्र करेगा। केंद्र के माध्यम से कौन? राष्ट्रपति करेंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अब देखिए छठा बोलता है युद्ध एवं आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में समाहित हो जाती है। देखिए, अब कैसा आपातकाल? युद्ध या फिर आंतरिक अशांति, यानी आंतरिक विद्रोह भी बोलते हैं इसे, आंतरिक विद्रोह, ठीक है। आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह होने पे या फिर युद्ध होने पे, मान लिए देश में युद्ध चल रहा है किसी दूसरे देश से, या फिर गृह युद्ध हो गया हो, यानी भारत के अंदर के ही लोग भारत के ही लोगों के दुश्मन बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपातकाल लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जितनी भी शक्तियां हैं किसके हाथों में आ जाएगी? केंद्र के हाथों में समाहित हो जाएगी। तो यहां भी देखा हम लोगों ने किस तरह से केंद्र क्या है? राज्य के ऊपर हावी हो रहा है। अगला, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते करने का अधिकार केंद्र के पास ही होता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते कहने का मतलब क्या है? किसी दूसरे देश से कोई संधि और समझौता करना है तो ये कौन करेगा? ये केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी ये चीज भी क्लियर है। चलिए, तो इन सभी चीजों से हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने वाली शक्तियों में किस तरह जो केंद्र है वो राज्य से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। कैसे? अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। आपातकालीन स्थिति में शासन किसके पास? केंद्र। अंतरराष्ट्रीय समझौते संधि कौन करेगा? केंद्र। राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची के विषय में ला सकता कौन? केंद्र। समझ रहे हैं?
तो इन सभी माध्यमों से हमें यह समझ में आता है कि भारत में भले ही संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन यहाँ केंद्र की प्रधानता है, और बहुत सारी विधायी शक्तियों पे जब केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होता है तो केंद्र उन विधायकों पे यानी उन कानूनों पे केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला है प्रशासनिक संबंध। किस तरह से प्रशासन में केंद्र और राज्य का संबंध है। कहता है प्रशासनिक क्षेत्र में भी राज्य केंद्र की अपेक्षा कम शक्ति धारण करता है। समझिए यहां भी राज्य क्या है, कमजोर है, किसकी अपेक्षा, केंद्र की अपेक्षा। संसद द्वारा बनाए गए प्रशासनिक कानूनों को मद्देनजर रखते हुए ही राज्य प्रशासनिक नियमों को बना सकता है। देखिएगा जितने भी नियम कानून संसद बनाया है उन नियम कानूनों को ध्यान रख करके ही कोई भी राज्य का विधानसभा या विधानमंडल अपने राज्य के अंदर कानून बना सकता है। समझ रहे बात को, कि जितने भी कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों को मद्देनजर रखते ही राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को हानि हो। समझिए फिर से, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे केंद्र या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का उल्लंघन हो। ठीक है आइए इसमें कुछ उदाहरण है। भारत के प्रत्येक राज्य को संघ द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन करना होता है। समझिएगा भारत में 28 राज्य और सभी 28 राज्यों को जो संघ यानी कि केंद्र ठीक है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करना होता है। यानी भले कोई भी राज्य अपने राज्य सीमा के अंदर कोई भी कानून बनाए, लेकिन यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है तो उन कानून को सभी राज्यों को पालन करना पड़ता है। जैसे जीएसटी का नाम सुने होंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो ये जीएसटी बनाया कौन, केंद्र सरकार, और कहा कि लागू करेगा हर एक क्या राज्य, तो हर एक राज्य ने लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था बनाया कौन, केंद्र सरकार, लेकिन लागू हर एक राज्य ने किया। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी नियम केंद्र सरकार बनाते हैं वो सभी राज्यों पे बराबर रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अगला, संसद के पास किसी भी स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करने का अधिकार है। आप देखते होंगे अपने गांव में बच्चों कि ऐसे ऐसे करके, एक मिनट रुकिए बताते हैं। हाँ, आप देखते होंगे अपने गांव में कि ऐसे करके रोड पे एक सीमेंट का कुछ घड़ा रहता है, उस पे लिखा रहता है इस तरह से SH 22, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है आपको कि ऐसे ही रहता है और उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है बच्चों NH 7 T1। तो ये जो ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये क्या है, नेशनल हाईवे, यानी इसको किसने बनवाया है, केंद्र सरकार ने, और जिसमें ऐसा लिखा रहता है SH वो राज्य सरकार ने बनवाया है। ठीक है, तो यहां क्या बोला जा रहा है कि संसद के पास किसी भी स्टेट हाईवे को, यानी जो राज्य सरकार ने बनाया है, उसको नेशनल हाईवे घोषित करने का अधिकार होता है। और एक बात समझिए कि नेशनल हाईवे का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने वाला रोड। एक राज्य से, मान लीजिए ये कोई राज्य है और ये कोई राज्य है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये दोनों को जो रोड कनेक्ट करेगा ना बाबू, उसको बोलेंगे NH। लेकिन राजस्थान के अंदर अंदर एक जिले से दूसरे जिले को जो कनेक्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे SH, यानी स्टेट हाईवे। ठीक है, तो संसद के पास अधिकार है कि किसी भी स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, संघ किसी भी राज्य के अंतर्गत रेल के संबंधित कानून बना सकती है। मतलब समझिए हर एक राज्य में रेलवेज गया हुआ है, रेलगाड़ी हर एक राज्य में जाती है ना बच्चों, तो हर एक राज्य के अंदर जो रेलगाड़ियों या रेलवेज को लेकर के नियम कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ऐसा नहीं कि बिहार से कोई ट्रेन गुजर रही है या बिहार में ही कोई ट्रेन गुजर रही है तो उस पर बिहार राज्य बनाएगा कानून, नहीं, बल्कि कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ठीक है,
आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की किसी भी कार्यकारी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। समझिए कि आपातकालीन स्थिति यानी जब क्या हो, राष्ट्रीय आपात लगा हो या राज्य आपात लगा हो, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जितने भी कार्यकारी क्या है शक्ति है, मतलब कानून बनाना, कानून लागू करना, वो सभी कौन किसके हाथ में आ जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में। तो यहां भी देख रहे हैं कि कैसे प्रशासनिक आधार पे जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकारों के कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी रखे। समझिए, संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार का ये कार्य है कि राज्य सरकार क्या क्या काम कर रही है उस पर निगरानी रखे। समझिए इसका मतलब बच्चों, जैसे घर में आप बड़े भाई बहन होंगे, कोई आपका बड़ा होगा या कोई आपसे छोटा होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मम्मी बोलती है कि रे बाबू देखना छोटू कहाँ जा रहा है। अगर आप बड़े भाई हैं और आपके छोटे भाई या छोटी बहन है, तो जब भी आप लोग कहीं मेला में जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे तो माँ जरूर बोलती होगी, पिताजी जरूर बोलते होंगे कि बेटा देखना छोटू या छोटी कहीं घूम ना जाए, निगरानी करना। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है, किसी को भेजा जाता है, जैसे छोटा या फिर बड़ा कोई भी पढ़ रहा है आप लोग, ठीक है, तो मम्मी बोलती है रे बुआ देख के आओ तो पढ़ रहा है कि नहीं, कि खाली नौटंकी कर रहा है रूम में। तो ये इसी तरह केंद्र और राज्य दोनों भाइयों में भी इस तरह की व्यवस्था है कि संविधान ये प्रावधान करता है कि जो केंद्र है वो राज्य के कार्यों की निगरानी करे और राज्य सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी व्यवस्था देखे। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। इंसान है भाई हम लोग भी। ठीक है, गला बहुत खराब स्थिति में है, इसलिए कभी कभी बीच बीच में आवाज में भी आप लोग को प्रॉब्लम आता होगा। चलिए आइए, अगला है वित्तीय संबंध। किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित किया गया। वित्तीय संबंध का मतलब क्या, पैसे के आधार पे, कर के आधार पे, ठीक है, आर्थिक आधार पे। कहता है संघ सरकार एवं राज्य सरकारों की आय के साधन संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। समझिएगा, संघ सरकार और राज्य सरकार किस तरह से उसका आय आएगा, किस तरह से वो कमाएंगे, इनका प्रावधान कहां किया गया है, संविधान में। ठीक है, संघ राज्य वित्तीय संबंध कुछ इस प्रकार है। तो ये कुछ उदाहरण है किस तरह से संघ और राज्य का वित्तीय संबंध एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आइए, पहला, किसी भी राज्य के संकट के स्थिति में संघीय सरकार उसे सहायता कर सकती है। समझिएगा, मान लीजिए कोई राज्य बहुत गरीबी से गुजर रहा है, वहां आर्थिक कमी है यानी पैसे की कमी है, तो वैसी स्थिति में बड़े भाई होने के नाते जो केंद्र है वो अपने छोटे भाई यानी राज्यों को मदद करेगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य द्वारा किसी भी संघीय योजना, और एक बात समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में आप आए दिन सुनते हो कि बरसात के दिन में जो उत्तरी बिहार वाला एरिया है, जो कोसी है, वो उधर पूरा बाढ़ ले आती है और वहां जलमग्न हो जाता है वो क्षेत्र। तो वैसी स्थिति में जो केंद्र सरकार क्या है, बिहार के राज्य सरकार को कुछ अनुदान दे सकती है, कुछ सहायता दे सकती है कि हाँ छोटू लो, तुम्हारे घर में बाढ़ आ गया था तो तुम इतना पैसा रखो और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ। ठीक है, अगला, राज्य सरकार द्वारा किसी संघीय योजना को पूर्ण करने में किए व्यय की भरपाई संघ सरकार को करनी पड़ती है। समझिए, कोई भी संघीय योजना मतलब क्या, केंद्र सरकार की योजना हो, कोई भी केंद्र सरकार की अगर योजना है, ठीक है, और उस योजना को पूर्ण कर रहा, कौन पूरा कर रहा है, राज्य पूरा कर रहा है। समझिए, किसी भी संघीय सरकार की योजना को पूरा कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है। मतलब बड़े भाई का काम अगर छोटा भाई जाके कर रहा है, मान लीजिए सिंपल समझिए, आप लोग दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, तो बड़े भाई के लिए आपको मान लीजिए बुक लाना है, ठीक है, तो आप गए, ठीक है, आप गए और बुक लेके आ गए बड़े भाई के लिए, पैसा किसका लगा, आपका, तो आप क्या छोड़ दीजिएगा, नहीं, कहिएगा हम तो छोटा है भैया, हम कहां से लाएंगे, तुम पैसा दो हमको। ठीक है, उसी तरह से केंद्र और राज्य के बीच होता है कि जब केंद्र के कार्यों को राज्य कर देता है
तो राज्य को क्या है, केंद्र से पैसा लेना पड़ता है। समझिएगा, जब केंद्र के विषय का जो भी काम है उसको राज्य कर देता है तो केंद्र को, राज्य को उस कार्य में किए गए जितने भी खर्च है उसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगला, संघ सरकार राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कुछ करों को केवल राज्य को वसूलने का अधिकार है, तो कुछ संघीय सरकार को, यानी कुछ ऐसे कर हैं जो सिर्फ राज्य वसूल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर हैं, कर का मतलब क्या, टैक्स, जो सिर्फ केंद्र वसूल सकते हैं। तो कई कर ऐसे भी हैं जिन्हें संघ सरकार लागू करता है एवं वसूल करता है, परंतु संबंधित राज्य को वापस कर देता है। देखिए समझिए, कुछ टैक्स है जो सिर्फ केंद्र सरकार वसूलेगा, तो कुछ टैक्स है कि सिर्फ राज्य सरकार वसूलेगा, तो कुछ टैक्स ऐसा है जिसको लागू कौन करता है, केंद्र सरकार, वसूलता कौन है, केंद्र सरकार, लेकिन लागू करके वसूल करके फिर से वापस किसको दे देता है, उसी राज्य को दे देता है कि हाँ भाई देखो तुम्हारा क्षेत्र से इतना पैसा आया है, लो रखो। ठीक है, समझ रहे बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए वर्तमान संबंध, अभी वर्तमान स्थिति में कैसी संबंध है। देखिए, संघ सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया जिसने संघ राज्य संबंध को मधुर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए। तो देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि सरकारिया आयोग या सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो किससे है, केंद्र, संघ एवं राज्य सरकार के बीच संबंध को मधुर बनाने में। ठीक है, समझ रहे हैं बात, कि सरकारी आयोग ने क्या किया, सरकारी आयोग का गठन क्यों हुआ, केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इस सरकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए कि हाँ इस तरह से आप कीजिए, ज्यादा राज्यों के ऊपर दबाव नहीं दीजिए, केंद्र को थोड़ा सा ज्यादा लिबरल होना चाहिए। ठीक है, राज्य के प्रति थोड़ा सा दयावान होना चाहिए, और राज्य का भी ऐसा मानसिकता होना चाहिए कि वो केंद्र को इज्जत दे। ठीक है, ये सब सुझाव दिया सरकारी आयोग ने, जिससे क्या हुई कि जो केंद्र और राज्य का संबंध है वो मधुर बना, अच्छा बन पाया। ठीक है, संघ एवं राज्य सरकारों की सत्ता में भागीदारी भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। मतलब समझिए, जब सरकारी आयोग आया और ये सब सुझाव दिया, इन सब सुझावों को माना गया, तो संघ और राज्य सरकार के बीच जो क्या है, सत्ता में भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन है, वो पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा अच्छा से दोनों मिलके साथ में कार्य करने लगे। सत्ता में भागीदारी के साथ साथ राज्यों की स्वायत्ता के आदर में भी वृद्धि हुई। अभी जो संबंध है इसमें क्या है, जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को अब ज्यादा इज्जत देने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी समझा कि किस तरह राज्यों का महत्व है। समझिएगा कि छोटा छोटा पार्ट मिलकर के ही ना एक पूरा बड़ा पार्ट बनता है। जैसे हमारा बॉडी है तो पहले सेल जो है हमारा प्राइमरी यूनिट है, सिंपल, वो सब छोड़िए, घर सबका होगा, घर देखे होंगे, घर किसके क्या घर एक बार पूरा आया पूरा घर खड़ा हो गया, वैसे हुआ नहीं, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना। ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, इन सभी चीजों को जब हम व्यवस्थित रूप से एक जगह पे रखें और एक सही क्रम में सजाएं तब जाके एक घर बना। उसी तरह से जब तक छोटे छोटे राज्य नहीं मिलेंगे तब एक बड़ा केंद्र कैसे बन सकता है, एक अखंड भारत कैसे बन सकता है। इसीलिए अब क्या है, केंद्र और राज्य के बीच प्यार भरा संबंध है, क्योंकि केंद्र को भी ये पता है कि राज्य बहुत इंटीग्रल पार्ट है भारत के। ठीक है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक ठोस नजर आने लगी। मतलब पहले जैसे संघीय शासन व्यवस्था थी उसकी अपेक्षा अब जो संघीय शासन व्यवस्था है वो ज्यादा अच्छी हो गई है। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए संघात्मक व्यवस्था। देखिए संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या, सत्ता का बंटवारा। क्या, संघात्मक व्यवस्था का मतलब सत्ता का बंटवारा। तो किस तरह से सत्ता का बंटवारा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है,
समझिए, भारत के संविधान में संघ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, इसे राज्यों का संघ की संज्ञा दी गई है। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि भारत एक संघ है, समझ रहे हैं, बल्कि कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब छोटे 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 राज्य भारत के संघ के पार्ट हैं, ठीक है। भारत के संघ यानी भारत का जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है उसके पार्ट छोटे छोटे राज्य हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग है, तो कहिएगा नहीं सर। किसका प्रयोग है? राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय भेदभाव ने देश की एकता और अखंडता को खंडित किया है। देखिए, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, इन सब आधार पे जब लोग भेदभाव करने लगते हैं तो ये क्या होता है? देश की एकता और अखंडता को खंडित करता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में हमारे जो लैंगिक, सांप्रदायिक और क्या भाषाई आधार पे जो भेदभाव है उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। राष्ट्रीय एकता बनी रहे इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। अब देखिए सर, राष्ट्रीय एकता बनी रहे इसलिए केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाया गया? समझिए, मान लीजिए अगर केंद्र कमजोर रहता और सभी राज्य को ज्यादा शक्ति रहती केंद्र की अपेक्षा, तो कोई भी राज्य उस संघ से टूट के बाहर निकल सकता था ना। समझिए, एक ऐसा ग्रुप जिसका जो लीडर है वो कमजोर है, तो क्या मान लीजिए, सिंपल समझ लीजिए कि आप भाई बहन है 4-5, ठीक है। जो सबसे बड़ा भाई है अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही चालाक है और इंटेलिजेंट है, तो अब उसके बाद को सभी छोटे भाई बहन मानेंगे अगर उसके अंदर क्वालिटीज है तो। लेकिन यदि जो छोटे भाई बहन है वो ज्यादा चालाक है उससे और ज्यादा चतुर है, तो बड़े भाई का जो इज्जत है वो कम हो जाएगा। इसी कारण केंद्र को जानबूझ करके ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि वो सभी राज्यों को एक जगह पे एकत्रित करके रखे। अगर राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते तो वो टूट करके भारतीय संघ से अलग भी हो सकते थे। इसी के कारण केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ही भारत को संघ की जगह राज्यों का संघ की संज्ञा दी गई है। समझ गए बात कि भारत को संघ की जगह राज्यों की संज्ञा, राज्यों का संघ ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उससे समझ में आता है, देखिए संघ का मतलब क्या है कि जो केंद्र है वो प्रधान है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक ग्रुप का बात किया गया, संघ का मतलब ग्रुप का बात किया गया। लेकिन राज्यों का संघ जब कहा गया भारत को, तो राज्यों को भी लगा, फीलिंग हुआ कि अरे भाई हम लोग का नाम आ रहा है, संघ भी आ रहा, राज्य भी आ रहा, तो उन लोग को भी लगा अरे हम लोग का भी नाम आ रहा है, यानी भारत हमारा भी है। और वो उतना ही प्यार भारत से करने लगे जितना वो अपने परिवार से कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह इसी मैनर में हम देखते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक बना। क्यों? क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र और राज्य दोनों का संबंध अच्छा किया गया और राज्यों को भी इज्जत दिया गया और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। क्यों? क्योंकि जब केंद्र अधिक शक्तिशाली रहेंगे तो राज्यों को एक अच्छे प्रेम भाव से बांध के रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक स्मॉल रिकैप देखते हैं कि क्या थी विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच, क्या थी प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच, क्या थी वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच, और किस तरह इस संघीय शासन व्यवस्था ने भारत को एकता और अखंडता के सूत्रपात में बांधा रखा है, ठीक है, बांधे रखा है। और किस तरह जब केंद्र की को अधिक शक्तिशाली बनाया गया तो इस शक्तिशाली होने के कारण ही भारत की अखंडता अक्षुण्ण बनी रही है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।